ये वीडियो सेल में होने वाले सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को समझाएगा। हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलती हैं। सफलता के लिए जल्द से जल्द जुड़ें। Mitosis is the process by which a eukaryotic cell nucleus divides. ब्रह्मांड की अनंत विशालता से लेकर एक बेहद सूक्ष्म कोशिका की गहराइयों तक जीवन की निरंतरता असल में एक बहुत ही सटीक और रहस्यमयी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस के उसी मॉलिक्यूलर इंजन को डिकोड करने जा रहे हैं। ये वही इंजन है जो पृथ्वी पर हर एक जटिल जीवन का आधार है। तो चलिए इस साइंटिफिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर यह पूरी प्रक्रिया किसी शानदार सिनेमैटिक मास्टरपीस की तरह काम करती है। आधुनिक बायोलॉजी का सबसे बुनियादी नियम सेल थियरी इसी कॉन्सेप्ट पर टिका है। रुडोल्फ विचो का 1855 का वो क्रांतिकारी कथन ओमनिस सेलुलस ई सेलुला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर जीवित कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती है। ये महज कोई विचार नहीं था, बल्कि विज्ञान के लिए जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। और इस गहराई तक पहुंचने का सफर एक दिन का नहीं रहा है। 1875 में एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने जब पहली बार पौधों में माइटोसिस को डॉक्यूमेंट किया, वहां से लेकर 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग द्वारा क्रोमैटिन नाम दिए जाने तक ये सफर बेहद रोमांचक रहा है। फिर 1901 में थियोडोर बोवेरी ने सेंट्रोजोम की खोज की और आखिरकार 2001 में हार्टवेल, नर्स और हंट को साइक्लिन्स और सीडीकेज की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने सेल साइकिल के सारे रहस्यों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, माइटोसिस बस अचानक से शुरू नहीं हो जाता। इसे एक बेहद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर इंजन चलाता है। इस इंजन का नाम है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर या शॉर्ट में MPF। G2 फेज के दौरान साइक्लिन बी प्रोटीन CDK1 के साथ जुड़कर एक इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे प्री MPF कहते हैं। इसे आप बिल्कुल किसी कार के इंजन की तरह समझ सकते हैं, जिसमें चाबी तो लगा दी गई है, लेकिन अभी उसे स्टार्ट नहीं किया गया है। तो फिर ये इंजन स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, शुरुआत में V1 काइनेज इस कॉम्प्लेक्स के थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 पर फॉस्फेट जोड़कर इसे रोक कर रखता है, जैसे ब्रेक लगा हो। लेकिन तभी CDC25 फॉस्फेटेज एंजाइम आकर इन रोकने वाले फॉस्फेट्स को हटा देता है। और जैसे ही ये होता है, एक अपरिवर्तनीय पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है, जो इस इंजन को हमेशा के लिए ऑन मोड में लॉक कर देता है। ये पूरी तरह से एक ऑल और नन स्विच की तरह काम करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर DNA में कोई डैमेज हुआ तो क्या होगा? सेल के पास इसके लिए एक बेहद स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, G2 चेक पॉइंट। अगर थोड़ा सा भी डैमेज मिलता है तो तुरंत चेक 1 और चेक 2 काइनेज एक्टिव हो जाते हैं। ये काइनेज 1433 नाम के प्रोटीन को सिग्नल देते हैं, जो फौरन CDC25 को पकड़कर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में खींच लेता है। इस तरह डैमेज्ड DNA वाले सेल का डिवीजन वहीं रुक जाता है ना कमाल का मैकेनिज्म? चलिए अब सेल के अंदर की फिजिकल मशीनरी को देखते हैं। प्रोफेज और प्रोमेटाफेज में बहुत उथल-पुथल होती है। कंडेंसिन प्रोटीन्स DNA को बहुत ज्यादा सघन यानी कॉम्पैक्ट कर देते हैं। वही कोहेसिन रिंग्स, जिन्हें सोरोरिन लॉक करके रखता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को कसकर बांधे रखती हैं। इसी बीच एक्टिव हुआ CDK1 न्यूक्लियर लैमिन्स को घोल देता है, जिससे न्यूक्लियस की झिल्ली टूट जाती है। और फिर काइनेटोकोर का KMN नेटवर्क, खासतौर पर NDC80, तेजी से माइक्रोट्यूब्यूल्स को ढूंढने और पकड़ने का काम शुरू कर देता है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये जुड़ना हमेशा पहली बार में सही नहीं होता। इन गलतियों को सुधारने के लिए क्रोमोसोमल पैसेंजर कॉम्प्लेक्स यानी CPC मैदान में उतरता है। अगर अटैचमेंट गलत या कमजोर है तो ऑरोरा बी काइनेज उसे तुरंत तोड़ देता है। लेकिन जब जुड़ाव बिल्कुल परफेक्ट होता है, जिसे एम्फिटेलिक बायोरिएंटेशन कहते हैं, तो खिंचाव बढ़ जाता है और PP1 व PP2A एंजाइम्स इस सही अटैचमेंट को परमानेंटली स्टेबल कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, एनेस्ट्रल स्पिंडल असेंबली। हम जानते हैं कि प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होते, तो फिर वो स्पिंडल कैसे बनाते हैं? इसका जवाब है क्रोमोसोम्स पर मौजूद RCC1 एंजाइम। यह एंजाइम एक RAN GTP ग्रेडियंट बनाता है, जो TPX2 को फ्री कर देता है।
यह फ्री TPX2 फिर ऑरोरा ए को एक्टिवेट करता है और बिना सेंट्रोसोम के ही माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण शुरू हो जाता है। विभाजन की ये प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि हर एक क्रोमोसोम अपनी सही जगह पर न जुड़ जाए। इसे स्पिंडल असेंबली चेकपॉइंट SAC कहते हैं। जो काइनेटोकोर अभी जुड़े नहीं हैं वो MAD1 को बुलाते हैं। MAD1 एक सांचे की तरह काम करके OMAD2 को एक्टिव CMAD2 में बदल देता है। अब ये CMAD2 CDC20 को जकड़ लेता है और माइटोटिक चेकपॉइंट कॉम्प्लेक्स MCC बना देता है। नतीजा, सेल साइकिल पूरी तरह से पॉज हो जाती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही से अलाइन हो जाता है, आता है सबसे ड्रामेटिक पल, मेटाफेज से एनाफेज का स्विच। P31 कॉमेट प्रोटीन तुरंत MCC कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है। इससे आज़ाद हुआ CDC20 अब APC/C कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। ये एक्टिवेटेड मशीनरी सेक्यूरिन और साइक्लिन B को नष्ट कर देती है, जिससे सेपरेज नाम का एंजाइम आज़ाद हो जाता है। और यही वो सेपरेज है जो कोहेसिन रिंग को काटता है, जिससे क्रोमैटिड्स एक झटके में अलग हो जाते हैं। एनाफेज की इस भयंकर उथल-पुथल के बीच सेंट्रोमियर वाले हिस्से को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। इस काम के लिए शुगोशिन नाम का प्रोटीन एक मॉलिक्यूलर ढाल का काम करता है। ये PP2A फॉस्फोडेज को सीधे सेंट्रोमियर पर बुला लेता है, जो वहां मौजूद कोहेसिन को सेपरेज द्वारा समय से पहले कटने से बचाता है। सेल की ये एक्यूरेसी वाकई हैरान कर देने वाली है। अब क्रोमैटिड्स का पोल्स की तरफ जाना भी कोई सीधा प्रोसेस नहीं है। ये 2 फेज में होता है, एनाफेज A और एनाफेज B। एनाफेज A में काइनेसिन 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सिरों को छोटा करता है, जिससे क्रोमैटिड्स खिंचने लगते हैं। वहीं एनाफेज B में काइनेसिन 5 और डाइनिन मोटर प्रोटीन्स स्पिंडल के पोल्स को धक्का देकर और खींचकर एक दूसरे से बहुत दूर कर देते हैं। खींचने और धकेलने की ये दोहरी प्रक्रिया स्पिंडल को उसकी मैक्सिमम पावर देती है। अब जरा एक ऐसे एक्सेप्शन की बात करते हैं जो नॉर्मल माइक्रोस्कोपिक डाई से भी नहीं दिखता। इन्हें अल्ट्रा फाइन DNA ब्रिजेस या UFBs कहते हैं। जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं तो कभी-कभी उनके बीच DNA के अदृश्य धागे उलझे रह जाते हैं। अगर ये ऐसे ही रहे तो सेल डिवाइड होते समय DNA कट सकता है। इसे रोकने के लिए पिच ट्रांसलोकेज और BLM हेलिकेज तेजी से आकर इन धागों को सुरक्षित तरीके से सुलझा देते हैं। जैसे ही क्रोमोसोम्स विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं, टीलोफेज का रीबिल्डिंग काम शुरू हो जाता है। PP1 और PP2A फॉस्फेटेज एंजाइम माइटोसिस के दौरान हुए सारे फॉस्फोरिलीकरण को रिवर्स कर देते हैं। एक रैन GTP ग्रेडियंट की मदद से EYLS प्रोटीन्स क्रोमेटिन पर जमा होने लगते हैं और डीफॉस्फोराइलेटेड लैमिन्स फिर से जुड़कर नई न्यूक्लियर झिल्ली बना लेते हैं। अब सेल अपने आखिरी बंटवारे के लिए बिल्कुल तैयार है। एग्जाम्स के लिए एक और बहुत ही ज़रूरी मास्टर रेफरेंस, एनिमल और प्लांट सेल्स के साइटोकाइनेसिस में असल फ़र्क क्या है। एनिमल सेल्स में ROA, ROCK और ESCRT3 प्रोटीन्स एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं जो बाहर से अंदर यानी सेंट्रीपीटल दिशा में सिकुड़ती है। इसके ठीक उलट प्लांट सेल्स में गोल्जी वेसिकल से एक फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है और KNOLE प्रोटीन्स की मदद से एक सेल प्लेट अंदर से बाहर यानी सेंट्रीफ्यूगल दिशा में ग्रो करती है। इसी बात पर प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया का तरीका और भी दिलचस्प है। उनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स या एक्टिन नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? वो ट्यूबुलिन जैसे ही एक प्रोटीन FTZ का इस्तेमाल करके एक Z रिंग बनाते हैं। और इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि MIN-C, D और E प्रोटीन्स का एक ऑसिलेटरी सिस्टम इस बात की पक्की गारंटी देता है कि ये रिंग केवल और केवल सेल के ठीक सेंटर में ही बने, कोनों पर नहीं। इवोल्यूशन ने माइटोसिस को कई अलग अलग रूप दिए हैं। इंसानों में न्यूक्लियर झिल्ली टूटती है, लेकिन यीस्ट में क्लोज्ड माइटोसिस होता है, जहां झिल्ली नहीं टूटती। इसी तरह ड्रोसोफिला और ह्यूमन मेगाकैरियोसाइट्स में एंडोरेडुप्लिकेशन देखने को मिलता है, जहां सेल डिवाइड हुए बिना ही क्रोमोसोम का नंबर 128N तक पहुंच जाता है। और C एलिगेंस में होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, जहां काइनेटोकोर पूरे गुणसूत्र की लंबाई में फैले होते हैं। चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई से टेस्ट करते हैं। RPSC और बाकी हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिटिकल सवाल आता है। सवाल ये है, माइटोटिक इनहिबिटर्स कोल्चिसिन
और टैक्सोल पैक्लेटैक्सिल के अलग-अलग बायोकेमिकल मैकेनिज्म का सटीक वर्णन इनमें से कौन सा विकल्प करता है? ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजेशन को रोकते हैं। ऑप्शन बी, दोनों पॉलीमराइजेशन को रोकते हैं। ऑप्शन सी, कॉल्चिसिन पॉलीमराइजेशन रोकता है जबकि टैक्सोल डीपॉलीमराइजेशन रोकता है। या फिर ऑप्शन डी, टैक्सोल पॉलीमराइजेशन रोकता है और कॉल्चिसिन डीपॉलीमराइजेशन रोकता है। इस तरह के सवालों को क्रैक करने के लिए हमें इन केमिकल्स का एकदम मॉलिक्यूलर नेचर पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, होता क्या है कि कॉल्चिसिन फ्री ट्यूब्यूलिन डाइमर्स के साथ जुड़ जाता है, जिससे स्पिंडल बन ही नहीं पाता, यानी पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। इसके एकदम उलट टैक्सोल पहले से बन चुके माइक्रोट्यूब्यूल की बीटा ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स से चिपककर उसे हाइपरस्टेबल कर देता है, जिससे उसका टूटना यानी डीपॉलीमराइजेशन रुक जाता है। और नतीजा ये होता है कि दोनों ही कंडीशंस में स्पिंडल असेंबली चेकपॉइंट एक्टिवेट हो जाता है और सेल डिवाइड नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर माइटोसिस सिर्फ एक सेल के दो हिस्सों में बंटने की आसान सी कहानी नहीं है। ये अरबों प्रोटीन्स, एंजाइम्स और चेकपॉइंट्स का एक बेहद सटीक और दोष रहित मास्टरपीस है। ये वो अल्टीमेट इंजन है जिस पर इस धरती का हर जटिल जीवन टिका है। सेल बायोलॉजी की इस अचूक मशीनरी को समझने के बाद हमारे मन में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में अभी और ऐसे कितने रहस्य हैं जो हमारे डिकोड करने का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञान की ये खोज ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी।